नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब चरम पर है और कुछ ही दिन में मतदान होने वाला है पहले चरण का। और आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि घूम घूम कर, चाहे वो भाजपा के कथित चाणक्य हों अमित शाह, वो भी कैराना जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। वो चाहे योगी जी हों मुख्यमंत्री, वो भी कैराना जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। और वही दंगों की याद दिलाई जा रही है, पलायन की याद दिलाई जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली में फिर वही कार्ड खेला जो अमित शाह और योगी खेल रहे थे, पलायन और दंगा। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। अब साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती दिखती जा रही है, खासकर किसान आंदोलन के बाद और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और इससे उभरने के लिए मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने ये आखिरी हथियार उठा लिया है। और ये जो हथियार उठाया है अचानक नहीं, अनायास नहीं, एक लंबी प्लानिंग इसकी चल रही थी। आज मैं प्लान खोलने जा रहा हूं, वो प्लान जो शुरू होता है केदारनाथ से, फिर काशी में वो औरंगजेब और शिवाजी वाला बयान, और फिर केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना, ये ऐलान करना कि मथुरा में भी मंदिर चाहिए, और उसके बाद धर्म संसद। और फिर 23 जनवरी को जब अमित शाह अपना शंखनाद करते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं, तो वो चुनते हैं कैराना, पलायन का मुद्दा और दंगे का जिक्र करते हैं। ये एक प्लानिंग थी दोस्तों, और आज इसी प्लानिंग को मैं तार तार करने जा रहा हूं। और जिस शख्स के जरिए ये सारा प्लान, ये सीक्रेट प्लान मोदी और योगी का आज खोलूंगा, उस शख्स का नाम जान के, वो बीजेपी के कितने भीतर बैठे हैं, उनकी हैसियत क्या है, वो कितने काबिल हैं, उस शख्स का नाम जान के मैं दावे से कह रहा हूं आप भी चौंक जाएंगे। अब दोस्तों, मैंने वादा किया था कि मैं आज योगी और मोदी के इस सीक्रेट यूपी इलेक्शन प्लान से पर्दा उठाने जा रहा हूं, और यह भी कहा था कि मैं नहीं, एक बहुत बड़े शख्स के जरिए यह प्लान खोलूंगा। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है पराकाला प्रभाकर जी की। और पराकाला प्रभाकर जी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, देश के जाने माने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी है, आंध्र प्रदेश सरकार के एडवाइजर है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, और मोदी सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसको पूरा देश, जिनका इंतजार कर रहा है, जिनकी नजरें हैं बजट पर, निर्मला सीतारमण के पति ही है, भाजपा की रग रग से वाकिफ है और राजनीति को हथेली की तरह समझते हैं। इन्हीं का मैं प्लान खोलने जा रहा हूं। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, या योगी आदित्यनाथ के बारे में, या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बारे में, टॉप लीडरशिप के बारे में, अगर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते हैं, वरुण गांधी कुछ बोलते हैं, विपक्ष का कोई नेता कुछ बोलता है, उसके कोई माने नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण, उनके पति, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं इस देश के, जो कई सरकारों के एडवाइजर रहे, जो भाजपा के प्रवक्ता रहे,
और जिनका एक जबरदस्त अध्ययन है राजनीति पर, वो अगर बोलते हैं कुछ तो उनकी निष्पक्षता पर, उनकी साख पर आप सवाल नहीं उठा सकते। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और कोई नहीं, देश की वित्त मंत्री के पति, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो आज मोदी और योगी का प्लान आपके सामने रखने जा रहे हैं। From a muted communal plank, the party graduated to a no-holds-barred, divisive Hindutva agenda. अब दोस्तों, क्योंकि वो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनकी जो बातें हैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, बहुत सहजता के साथ। बस मेरा आग्रह यह है कि एक एक चीज आप नोट करें और आपको उत्तर प्रदेश की सारी तस्वीर, योगी का सारा प्लान, मोदी का सारा प्लान, जो वो करना चाहते हैं, वो जो हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी आंखों के सामने होगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और देश के टॉप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ये जो कुछ कह रहे हैं, आप उनको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, आप लिंक देख सकते हैं, और ट्विटर पर भी उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये जो प्लान खोला है, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि दरअसल मोदी जब 2014 में उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू मुसलमान को एक साथ रहना चाहिए, आपसी जो मतभेद हैं वो खत्म करने चाहिए, और मिलकर गरीबी से लड़ना चाहिए, महंगाई से लड़ना चाहिए। और ये कहकर जब नरेंद्र मोदी ने वोट की सारी फसल काट ली और प्रधानमंत्री बन गए एक बहुमत के साथ, तो प्रभाकर जी कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने कार्ड खोलना शुरू किया। और 2019 जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड को खुलकर खेला, बिना किसी हिचक के खेला, बिना किसी डर के खेला। और प्रभाकर साहब कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर टारगेट किया गया, या जिन लोगों ने सेकुलर वॉइस उठाई उनको टारगेट किया गया, देशद्रोह के जिस तरह के मुकदमे हुए प्रतिद्वंदियों पर, पत्रकारों पर, आवाज उठाने वालों पर, ये सब उसी प्लान के तहत था। और ना सिर्फ ये, जो जनसंख्या बिल, जो पॉपुलेशन बिल आया, वो भी इसी प्लान के तहत था, जहां योगी जो हिंदुत्व का प्रतीक हैं, वो खुलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रभाकर ये भी कहते हैं कि केदारनाथ से काशी तक, केदारनाथ में मोदी का प्रकट होना और उसके बाद काशी कॉरिडोर, वहाँ पर मोदी का जाना, और साधु संतों के सामने उनका वो जो प्रवचन था, और जहाँ कहा गया औरंगजेब और शिवाजी, वो भी इसी हथियार का एक अंश था। वो ये भी कहते हैं कि मथुरा में जिस तरह से, मथुरा जाकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए, ये बहुत वेल टाइम्ड स्टेटमेंट था। सही समय पर यह कार्ड खेला था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। और इसी तरह से जैसे मोदी ने वहाँ पर औरंगजेब और शिवाजी की बात कही, और उसके बाद योगी लगातार अब्बा जान कहकर माहौल गर्म करते रहे, ये भी उसी प्लान का हिस्सा है, वो जो सांप्रदायिक कार्ड खुलकर खेलना है। The open call for extirpation of Muslims by the Dharma Sansad in Haridwar and the complete silence of the Prime Minister and other leaders of Union government. और फिर उनका ये भी कहना है, एक पॉइंट वो ये भी कहते हैं, हालांकि उन्होंने 12-14 पॉइंट गिनाए हैं, मैं आपको कुछ ही पॉइंट बता रहा हूँ। एक पॉइंट और है कि धर्म संसद में, जिस तरह हरिद्वार की धर्म संसद में कुछ चुने हुए साधुओं ने, तथाकथित साधुओं ने भड़काऊ भाषण दिए, और उस पर मोदी जी की खामोशी, अमित शाह गृह मंत्री की खामोशी, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के दोनों भाजपा मुख्यमंत्रियों की खामोशी, वो भी उसी प्लान का हिस्सा था। प्रभाकर जी कहते हैं कि एक सीक्वेंस है,
ये सीक्वेंस है, एक पूरा घटनाक्रम है और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे प्लान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और 80 बनाम 20, जी हाँ 80 बनाम 20 की जो लड़ाई की बात की गई, 80 मतलब मेजॉरिटी, 20 मतलब माइनॉरिटीज। और ये जो लड़ाई की बात की गई, जिसको बाद में, जिसका इंटरप्रिटेशन योगी जी ने जो भी किया हो, सफाई जो भी दी हो, लेकिन समझने वाले खुलकर साफ समझ गए कि बात 80 और 20 की क्यों की जा रही है। वो भी इस प्लान का हिस्सा था, उस आखिरी हथियार का, जो आज उत्तर प्रदेश के इस निर्णायक चुनाव में उठा लिया गया है। और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। अब दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पतिदेव प्रभाकर जी, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, राजनीति समझते हैं, मैंने कहा ना हथेली की तरह अपनी, उनका ये कहना है कि दरअसल बीजेपी ने कुछ महीने पहले या साल भर पहले एक पूरा इंटरनल सर्वे कराया, और उस इंटरनल सर्वे में जो चीज़ें सामने आई वो ये आई कि योगी सरकार को एक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। यानी आसान शब्दों में कहूँ, लफ्ज़ों में कहूँ तो जनता की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो जनता की नाराज़गी है, इसी वजह से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अब प्रयास किया जा रहा है, अब कोशिश की जा रही है। और वो ये कहते हैं कि भाजपा को, उनके नेतृत्व को, यानी मोदी और अमित शाह को ये लग रहा था कि जो मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। अगर हम उन मुद्दों पे आएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो कांटे की टक्कर में बने रहने के लिए वो ये कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन 12-13 कारण गिनाए हैं उन्होंने कि ये वो 12-13 कारण हैं जिसकी वजह से योगी को आज नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो विधायक हैं वो खदेड़े जा रहे हैं भाजपा के, जिसकी वजह से एक सत्ता विरोधी लहर, अंग्रेजी में कहेंगे एंटी इनकम्बेंसी वेव, और इसके कुछ कारण उन्होंने बताए हैं, जैसे उम्मीद से कम नौकरियां देना, फिर बढ़ती बेरोजगारी। फिर प्रभाकर साहब कहते हैं कि जो दाम बढ़ रहे थे, खासकर पेट्रोलियम के दाम और बाकी तेल के दाम और तमाम चीज़ों के दाम, प्रोडक्ट्स के दाम, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, उसको लाख कोशिश करने के बाद बीजेपी, यानी उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण ही कहेंगे हम, कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने नाम तो नहीं लिया अपनी पत्नी का, लेकिन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि सरकार यानी वित्त मंत्रालय उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया, कंटेन नहीं कर पाया। और आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, वो ये कहते हैं कि भाई पूरे इकोनॉमिक फ्रंट पर ये सरकार फेल हुई, तो यहाँ तो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते। और यही मैं कहूँगा जो साफगोई है, इस व्यक्ति के साफगोई को सलाम, बार बार सलाम। प्रभाकर साहब ये भी कहते हैं कि जो किसानों का मुद्दा है और जिस तरह से काले कानून लाए गए उसको हैंडल नहीं कर पाए नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, या अमित शाह, या नरेंद्र मोदी खुद, उसकी वजह से स्थिति बिगड़ती चली गई, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक और कारण बताते हैं, मैं सारे कारण तो नहीं गिना पाऊंगा समय की तंगी की वजह से, लेकिन 1-2 कारण और आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि कोविड की जो दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में आई, उसमें योगी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, और इतनी ज़्यादा मौतें हुई, असंख्य मौतें हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था। ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाए, दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं कर पाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जर्जर था, जिसकी वजह से उम्मीद से कहीं ज़्यादा मौतें हो गई जिन लोगों को बचाया जा सकता था। अब इस मुद्दे से सरकार बचना चाहती, इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। और एक चीज़ और वो कहते हैं कि एक ओवरऑल हर क्षेत्र में जो बदइंतज़ामी थी, बदहाली थी, जिसमें भ्रष्टाचार भी है तहसील से लेकर थाने तक, उन सब ने भी सत्ता विरोधी लहर योगी सरकार के खिलाफ उसको तेज कर दिया। For all practical purposes, it looks like UP is heading towards a straight and close fight between BJP and समाजवादी पार्टी। अब अपने एनालिसिस में प्रभाकर साहब डेटा पर बहुत आधारित रहते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, और उन्होंने कहा, प्रभाकर साहब का कहना है कि बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आज से कुछ महीने पहले
मैं कुछ और सोच रहा था बीजेपी के बारे में कि वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये बड़ी तेज़ी से साथ बढ़ रहा है। और वो प्रशंसा करते हैं अखिलेश यादव की, करते हैं वो प्रशंसा करते हैं जयंत चौधरी की। वो कहते हैं जो युवा जोड़ी है, जयवीरू तो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं ये जो गठबंधन है इसका असर ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और उन्होंने कई कारण बताए, जैसे वो कह रहे हैं कि साहब अखिलेश जो ज़बरदस्त टक्कर बीजेपी को दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एटलीस्ट 79 ओबीसी जातियां जो हैं उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है, जो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है। फिर वो कहते हैं कि साहब जो किसान आंदोलन हुआ, खासकर राकेश टिकैत ने जो किसान आंदोलन किया, जिसमें इतनी ज़्यादा शहादत हो गई, 700 किसान मारे गए और 1.5 साल तक ये धरना चलता रहा, इसका असर पंजाब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ, जिसकी वजह से जो किसान हैं और मोदी आमने सामने आ गए। और वो कहते हैं कि इन किसानों का समर्थन, इनका सपोर्ट इस गठबंधन को है, आरएलडी को और समाजवादी पार्टी को। एक और उनका ऑब्जर्वेशन है और बहुत अहम है। वो कहते हैं कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आरएलडी पिछले कुछ महीनों से, आप कह सकते हैं साल भर, पीरियड उन्होंने नहीं बताया, बड़ी तेज़ी से उसने पश्चिम में अपनी ज़मीन मजबूत करी है। और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक पॉइंट और उन्होंने कहा, प्रभाकर जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, अब ये हो सकता है कि 1 महीने का पीरियड हो या 15-20 दिन का पीरियड हो या 7-8 हफ्तों का पीरियड हो, ये जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से जो हार जीत का अंतर है बहुत कम कर दिया है। यानी उनकी अगर हम माने तो सपा एकदम बीजेपी को समझ लीजिए कि एकदम पीछे से एकदम पकड़ लिया है उसने। पहलवान जब हारने लगता है तो हाथ पैर छटपटाता तो है ही, लेकिन न जाने कौन से दाव चलाने लगता है। अब साहब निर्मला सीतारमण सबसे पावरफुल मिनिस्टर, वित्त मंत्री देश की, और उससे पहले रक्षा मंत्री, मोदी की सबसे खास उनके पति हैं, तो बीजेपी की राजनीति तो समझते ही हैं वो, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर निर्मला सीतारमण बीजेपी में आई हैं। तो बीजेपी के बारे में जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको तो हमें 10 में 10 नंबर देने होंगे। लेकिन साहब कमाल का ऑब्जर्वेशन समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर है। वो एक चीज़ कहते हैं, वो एक तर्क ये दे रहे हैं कि ये तो सही बात है कि पिछले 1 महीने में बड़ी तेज़ी से उछाल लिया है गठबंधन ने, यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा मुझे जो थोड़ी शंका है वो ये है कि ये जो वोट शेयर है समाजवादी पार्टी का, ऐसा तो नहीं है कि ये बीएसपी में स्प्लिट हो रहा हो, इसका कुछ हिस्सा बीएसपी में जा रहा हो या कांग्रेस में जा रहा हो या कुछ हो सकता है ओवैसी के साथ जा रहा हो। अब वो इशारा जो कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है जो मैं कर रहा हूँ, कि उनका ये कहना है कि कहीं मुसलमान बट तो नहीं रहा है, जो अमित शाह चाहते हैं कि कहीं बीएसपी का मजबूत कैंडिडेट देखा तो उधर चला गया। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मुसलमान एक मुश्त आरएलडी और एसपी में नहीं जाता, साइकिल पर नहीं बैठता और थोड़ा सा भी बट जाता है एक मजबूत समाजवादी पार्टी के किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देखकर, तो ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और शायद यही अमित शाह भी चाहते हैं कि किसी तरह से वोट स्प्लिट करें। तो ये भी एक उनकी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेरी बातचीत हो रही है, खासकर इमरान मसूद और कादिर राना और बड़े जो मुस्लिम लीडर हैं, फेसेस हैं वेस्टर्न यूपी के, वो फ़िलहाल चुनाव भी नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ सपा को समर्थन दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस बार पहली बार, मतलब दशकों बाद, एक ज़माने में कांग्रेस में 70 के दशक में, 60 के दशक में, उसके बाद पहली बार मुस्लिम बट नहीं रहा सपा बसपा के बीच में। मुस्लिम एक मुश्त एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और यहीं से
घबराए हुए हैं मोदी और अमित शाह और योगी। और इसीलिए उस हथियार को उन्होंने उठाया है जिसका जिक्र प्रभाकर जी ने किया है। दोस्तों, इस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जिसे आप बीजेपी का इनसाइडर भी कह सकते हैं, इनका जो निष्कर्ष है, इनका जो कंक्लूजन है, उस पर जरूर गौर करिएगा। और ना सिर्फ गौर करिएगा, इस कंक्लूजन को जितना हो सके शेयर करिएगा। कहीं ना कहीं आपका मुस्तकबिल पर वो असर डालेगा, इसलिए कह रहा हूं। उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी यानी मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बल पर अगर ये सेमीफाइनल जीत लेते हैं तो एक नए तरह का समाज, एक नई तरह की व्यवस्था, एक नया तरीके का एक इंडिया जो हो सकता है संविधान को चुनौती दे, इस तरह का एक भारत सामने आएगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वो बीजेपी को हराती है तो वो जीत सिर्फ अखिलेश की नहीं है, वो जीत समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो अक़लियत की जीत नहीं है, वो जीत धर्मनिरपेक्षता की है, वो जीत एक लिबरल इंडिया की है, वो जीत एक डेमोक्रेटिक इंडिया की है, वो जीत जनतंत्र की है, वो जीत संविधान की है। तो एक बार फिर इस शख्स को लाख लाख सलूट, सलाम कि जो इन्होंने कहा, एक बहुत बेखौफ ऑब्जर्वेशन देश के वित्त मंत्री के पति उनका ये, और जो मोदी और सरकार के इतने करीब रहे, उनकी जो ये निष्पक्षता, इनकी जो साफगोई है, उसको सलाम है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को थोड़ा अलग हटकर ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं बात आपके हक़ की कर रहा हूँ और मेरी ये जो बात है, मेरी जो आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आपकी आवाज़ है। तो आज बस इतना ही। इस इलेक्शन को हम फॉलो करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं समय पर उसको एक एनालिसिस के साथ आपके सामने रखूँगा। आज बस इतना ही। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और वो बेल आइकॉन उसको भी आप दबाइए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा आप अपने। आज बस इतना ही। नमस्कार।